Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Good morning to all dear students. How are you students? We hope you all are fine and your study is going excellent. Today we are going to discuss the remaining topic of the chapter number 4. And today we are discuss about the different cell organelles. These cell organelles are actually present inside the cell. We were discussing in the previous lecture about the plasma membrane, about the cell wall. Right, students? And now today's topic we have to discuss about the structure of the cell. सेल का स्ट्रक्चर होता कैसा है, सेल में कितनी तरह के ऑर्गेनील्स मौजूद होते हैं, कितनी तरह की मेम्ब्रेन्स हैं, कितने मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स हैं और कितने नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स हैं. Right, students? Now, in the cell, there are the two different types of the organelles. Membrane bounded organelles and the non-membrane bounded organelles. First of all, we have to remind the previous topic what are the basic structure and the functional unit of functional organelles of the cell. Right? So first of all, we have to discuss that cell is divided into the two main parts. First one is the cell boundaries and other one is the protoplasm. Right, students? Cell boundaries means if the cell is the plant cell, so the cell wall is present. If the cell is the animal cells, तो cell wall के अलावा cell membrane मौजूद होगी. Is that clear? Cell membrane एनिमल सेल में मौजूद होती है, प्लांट सेल में भी मौजूद होती है, लेकिन सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होती है. सेकेंड इज द प्रोटोप्लाज्म. नाउ व्हाट इज द प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म इज द लिक्विड. प्रोटोप्लाज्म हैविंग द 70% अमाउंट ऑफ द वाटर. राइट स्टूडेंट्स? सो प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीजें हमें नजर आती है? हमें नजर आता है साइटोप्लाज्म, which is basically composed of 70% of the water, right? And in the center we have to see the nucleus. हमें क्या नजर आएगा? We have seen the nucleus, right? तो in the center हमें न्यूक्लियस नजर आता है, और न्यूक्लियस आप लोग को अगर लास्ट वाला लेक्चर याद हो तो न्यूक्लियस के कितने इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं? 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और क्रोमेटिन नेटवर्क. इज दैट क्लियर? राइट स्टूडेंट्स? सो साइटोप्लाज्म को अगर हम डिवाइड करें तो साइटोप्लाज्म 3 मेन ऑर्गेनील्स में डिवाइड होता है. कुछ होती हैं सेलुलर ऑर्गेनील्स, वैक्यूल्स एंड द साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स. राइट? जब हम सेल ऑर्गेनील्स की बात करते हैं तो सेल ऑर्गेनील्स आर ऑफ द 2 काइंड्स. First one is the membrane bounded cell organelles. Second one is the non-membrane bounded cell organelles. Right, students? Membrane bounded cell organelles की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स होती हैं और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स होती हैं. डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स. सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स for example endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes. Is that clear? नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स की जब हम बात करते हैं तो राइबोसोम्स आ जाते हैं, सेंट्रोसोम्स आ जाते हैं, और जो सेल के जो साइटोस्केलेटन्स होते हैं वो आ जाते हैं, फ्लैजिला, सीलिया, जो कि यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होता है. ये तमाम ऑर्गेनील्स इसमें आ जाते हैं. किसमें आ जाते हैं? नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स. राइट? सो आप लोगों को अपने माइंड में ये रखना है कि कभी भी किसी भी सेल के स्ट्रक्चर को डिस्कस करें, आइदर दैट इज द एनिमल सेल और द प्लांट सेल, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फोकस दैट सेल इज composed of the 2 main things. First one is the cell boundaries, जो कि हमें सेल आउटर मोस्ट ऑर्गेनील की फॉर्म में नजर आएगी. सेकंड वन इज द प्रोटोप्लाज्म, जो कि इनसाइड लिक्विड की फॉर्म में नजर आएगी. इज दैट क्लियर? सेल बाउंड्रीज की बात करते हैं तो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन,
प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं तो हमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस नजर आएगा। साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो हमें सेलुलर ऑर्गेनील्स, वैक्यूल्स और साइटोप्लाज्म के इंक्लूजन नजर आएंगे। सेलुलर ऑर्गेनील्स टू मेन काइंड्स की होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स और द नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Now students, we have to discuss the nucleus in detail. As we know that nucleus is the master organelle, right? क्या है ये? मास्टर ऑर्गेनील है जो कि क्या करता है, तमाम तर जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं उनको कंट्रोल करता है, राइट स्टूडेंट्स? What is the nucleus? Nucleus, it is the controller mechanism. It control all the activities of the cell, right? It control all the activities of the cell and it was discovered by the Robert Brown in the year 1831. Is that clear? सेल में जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो तमाम तर एक्टिविटीज, तमाम तर इंफॉर्मेशंस, राइबोसोम्स की प्रिपरेशन और जितने भी अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनेंगे, उन सब को जो जितने भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे वो कौन करेगा? वो न्यूक्लियस प्रोवाइड करता है। एक्चुअली ये क्या है? दिस इज द हेड ऑफ द सेल। ठीक है, हम इसको ऐसे ले लें कि ये हेड ऑफ द सेल है। इसका काम है कि तमाम तर एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। इसको फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1831 रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। इसके 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। हियर यू कैन सी इन द पिक्चर दैट फर्स्ट वन इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट स्टूडेंट्स? सबसे पहले हमें क्या नजर आती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेकेंड वन इज द न्यूक्लियोप्लाज्म और द कैरियोप्लाज्म, राइट? न्यूक्लियोप्लाज्म एंड द कैरियोप्लाज्म जो कि लिक्विड की फॉर्म में होगा। कैरियोप्लाज्म हम क्यों कहते हैं? क्योंकि न्यूक्लियस को इन दी लैटिन लैंग्वेज हम क्या कहते हैं? कैरियोन कहते हैं। इन दी लैटिन लैंग्वेज हम न्यूक्लियस को कैरियोन कहते हैं। इसी वजह से न्यूक्लियोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं? कैरियोप्लाज्म भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? Now the third one part is the nucleolus, which you can see in the center of the nucleus, right? Nucleus के बिल्कुल सेंटर में आपको एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा, that is called the nucleus. Here you can see also the web like or the networking structure, that is called the chromatin network. Is that clear? Chromatin network क्या होता है? जो कि नेटवर्क की फॉर्म में हमें न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नजर आ रहा है। Is that clear? Now this chromatin network at the time of the cell division become shorter, thicker and condense हो जाता है, shorter हो जाता है और thicker हो जाता है और क्या करता है? small thread like segment form कर देता है। These thread like segment are called the chromosomes, right students? क्या कहते हैं उसको? हम कहते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को जो कि क्रोमेटिन नेटवर्क के पार्ट्स होते हैं। वी हैव टू से chromosomes. Chromo means the colorful part and zomes mean small bodies. So दोनों वर्ड का ये कॉम्बिनेशन है क्रोमो एंड जोम्स। क्रोमोजोम्स यानी कलरफुल स्मॉल सेगमेंट्स, छोटे छोटे क्रोमेटिन नेटवर्क के सेगमेंट्स, राइट? सो क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करते हैं तो हर इंडिविजुअल में यानी स्पीशीज वाइज अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इन द human beings having the 46 number of the chromosome, whereas the pea plant having the 14 number of the chromosomes, right students? यानी 7 pairs और humans में कितने? 23 pairs. Is that clear? So at the time of the cell division, these chromosomes become condensed, shorter and thicker and look like a small thread-like structure. Now there are the further 4 kinds of the chromosomes, right students? कितनी तरह के chromosomes होते हैं? There are the 4 kinds of the chromosome. First one is the metacentric, second one is the submetacentric, third one is the acrocentric and fourth one is the telocentric, right? Actually chromosomes होता कैसा है? Chromosome thread like structure होता है, ठीक है, जिसके क्रोमेटिड्स होते हैं और ये क्रोमेटिड्स पेयर की फॉर्म में कंबाइन होते हैं, ज्वाइंट होते हैं विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रोमियर। ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर देयर आर द 4 काइंड्स ऑफ द क्रोमोसोम्स। सेंट्रोमियर की पोजीशन पर कि सेंट्रोमियर क्रोमोसोम में किस पोजीशन पर अटैच हुआ है, क्रोमोसोम्स की कितनी काइंड्स है? 4 काइंड्स है। इफ द सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स,
इन द सेंटर, अगर बिल्कुल सेंटर में मौजूद है, सो वी हैव टू से दैट मेटासेंट्रिक। क्या कहते हैं हम कहते हैं मेटासेंट्रिक। अगर सेंट्रोमियर सेंटर से थोड़ा सा दूर है, अवे फ्रॉम द सेंटर, इट्स दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अंडरस्टैंड दिस? सेंट्रोमियर सेंटर से थोड़ा सा पीछे है, यानी नियर टू दी सेंटर है, तो हम कहेंगे सब मेटासेंट्रिक, राइट? अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल एट द टर्मिनल एंड पर मौजूद है, तो हम उसको क्या कहते हैं? हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक, यानी बिल्कुल टर्मिनल एंड पर मौजूद है। अगर नियर टू द टर्मिनल एंड है, यानी एंड के करीब करीब है कहीं पर, तो हम उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? एक्रोसेंट्रिक। Is that clear? These are the 4 kinds of the chromosomes. These chromosomes are classified on the basis of the position of the centromere. Centromere की position पर ये chromosomes classified किए जाते हैं. So there are the 4 kinds: metacentric, submetacentric, telocentric and the acrocentric. Is that clear to all of you? Okay जी. Now students, there are the some important parts of the nucleus. First one is the nuclear membrane, right? So what is the function of the nuclear membrane? Nuclear membrane is the bounded by the double layer membrane which bear pores and is known as the nuclear membrane. Nuclear membrane, you can see in the picture that here are the some pores. छोटे छोटे से holes मौजूद हैं, pores यानी सुराख मौजूद हैं, ठीक है जी। एंड दीज आर दी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। हियर यू कैन सी इन द पिक्चर दैट इज आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन विच इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर एंड येलो इन कलर, राइट स्टूडेंट्स, एंड हैविंग द सम पोर्स। Is that clear? So this is the nuclear membrane. Second one part of the nucleus is the nucleoplasm. What is the nucleoplasm? Inside the nuclear membrane, it is the structureless fluid. Fluid मौजूद है जिसका कोई structure नहीं है. It is just like the jelly-like substance, right? That is called the nucleoplasm and highly rich with the proteins. ये कैसा होता है? ये हाईली रिच होता है प्रोटीन के, और क्या कहलाता है? कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हियर यू कैन सी इन द पिक्चर दैट इज ऑरेंज इन कलर। इन द सेंटर a small spherical ball like structure which is circular in shape is present in the nucleus, that is called the nucleolus. It is a patchwork of the granules rich in the RNA formed in the nucleus. Is that clear? ब्लू कलर का आपको इन दी न्यूक्लियस आपको नजर आएगा न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर ब्लू कलर का न्यूक्लियोलस नजर आएगा। ये इसके पास ग्रेन्यूल्स होते हैं आरएनए के। आरएनए क्या होता है? आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। तमाम तर अमाइनो एसिड फॉर्मेशन के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब कहां पर मौजूद है? वो न्यूक्लियोलस के अंदर मौजूद है, विच इज ग्रेन्युलर रिच इन दी आरएनए। Right students, they may be more than one or in a single nucleus. It contains messenger RNA formed from the DNA. Later, messenger RNA comes out of the nucleus to control the protein formation. Here you can see that nucleolus which is the blue in color having the आरएनए यू नो 3 टाइप्स के आरएनए होते हैं। मैसेंजर आरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए होता है और राइबोसोमल आरएनए होता है। ठीक है जी। मैसेंजर आरएनए का काम क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर मौजूद इंफॉर्मेशंस जिसका काम है प्रोटीन सिंथेसाइज करना, उस प्रोटीन सिंथेसाइज करने की इंफॉर्मेशंस को न्यूक्लियस से निकालकर बाहर लेके जाता है राइबोसोम्स तक, और राइबोसोम्स अमाइनो एसिड प्रिपरेशन, प्रोटीन प्रिपरेशन की फैक्ट्री कहलाती है। ठीक है, वहां पे जाके अमाइनो एसिड और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। इज दैट क्लियर? सो इन्फॉर्मेशन कहां से कलेक्ट हो रही है? न्यूक्लियोलस से कलेक्ट हो रही है। इज दैट क्लियर? नाउ द फोर्थ वन पार्ट इज द क्रोमेटिन नेटवर्क, राइट? व्हाट इज द क्रोमेटिन नेटवर्क? There is a network of the threads dispersed in the karyoplasm. What is karyoplasm? जिसको हम क्या कहते हैं? हम इसको न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं। जेली लाइक
बिल्कुल फ्लूइड सब्सटेंस है जिसके अंदर नेटवर्क मौजूद है, और वो नेटवर्क क्या कहलाता है? वो नेटवर्क कहलाता है क्रोमेटिन नेटवर्क। और इसका फंक्शन क्या होता है? एट द टाइम ऑफ द सेल डिवीजन ये बना देता है स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि पार्टिसिपेट करते हैं क्रोमोसोम्स के फॉर्म में ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड आर कैरियर ऑफ द जीन्स। राइट स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम्स होते क्या है? ये डीएनए से मिलकर बने होते हैं और जीन कैरियर्स होते हैं। राइट, क्रोमोसोम्स यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट क्रोमोसोम इज द कंपोज्ड ऑफ द टू वर्ड्स, दो लफ्ज से मिलकर बना है, क्रोमो एंड द जोम्स। क्रोमो मीन्स द कलरफुल पार्ट एंड जोम्स मीन्स द स्मॉल बॉडीज। दो पार्ट्स है, एक तो कलरफुल है और स्मॉल सा है, उससे मिलकर ये क्रोमोसोम्स बना है विच इज स्मॉल इन साइज, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड आर ऑफ द फोर काइंड्स। राइट, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक एंड एक्रोसेंट्रिक। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? न्यूक्लियस आपको अच्छे से समझ में आया? If you have any question, you must have to ask from me. Is that clear? Okay, ji, good. Now, students, the next organelle is the endoplasmic reticulum. Right, students? इसको हम ER भी कहते हैं. What is endoplasmic reticulum? Here you can see in the picture that here is the nucleus. आपको सेंटर में न्यूक्लियस नजर आ रहा है। न्यूक्लियस के 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, क्रोमेटिन नेटवर्क है और बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस नजर आ रहा है। इसके साइड्स पर, इसकी सराउंडिंग पर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मौजूद होता है और वो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कैसा होता है? नेटवर्क की फॉर्म में होता है जो कि न्यूक्लियस को चारों साइड से कवर्ड किया हुआ होता है। Right, students? So, what is endoplasmic reticulum? Endoplasmic reticulum is the network of the membranous canal filled with the fluid. Right? कैसा होता है? बिल्कुल फ्लूइड से फिल ये कैनाल्स होती हैं और they carry the material throughout the cell. The endoplasmic reticulum is the support system of the cell. It is complex series of the tubules in the cytoplasm. आपको नजर आ रही है छोटे छोटे से स्मॉल से ट्यूब्यूल्स लाइक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है और ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील कहलाता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम को कंट्रोल करना, क्योंकि न्यूक्लियोलस से इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए कैरी आउट कर कहां पे लेके जाएगा? न्यूक्लियस से बाहर लेकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक लेके जाएगा, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेकर कहां तक जाएगा? आगे राइबोसोम्स तक पहुंचाना इसका काम है। राइट, सो देयर आर द 2 काइंड्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ए ग्रेन्युलर और द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द ग्रेन्युलर और द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इज दैट क्लियर? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Smooth endoplasmic reticulum, here you can see in the picture, which is simple and smooth endoplasmic reticulum. There are no any granules, no any dot और किसी भी किस्म की यहाँ पर आपको राइबोसोम्स नहीं नजर आएंगे। ठीक है, it has no attached ribosomes. इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिंथेसाइज लिपिड्स. Is that clear? Now the rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum सेम कैनाल्स होती हैं, सेम ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, बट द डिफरेंस इज दैट these tubular structure of the endoplasmic reticulum having the ribosomes, containing ribosomes which are granular in shape or you can see bead like structure होता है जो कि tubular structure पर attached हुआ होता है. Right? So what is rough endoplasmic reticulum? It has the ribosomes attached to its outer surface of the tubular endoplasmic reticulum. Right? इसका फंक्शन क्या होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? टू सिंथेसाइज द प्रोटीन एंड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द मटीरियल विद इन द सेल. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम कंट्रोल करते हैं. 2 तरह के होते हैं, एक स्मूथ होता है और एक रफ होता है. स्मूथ क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते. इसका काम क्या होता है? इसका फंक्शन होता है लिपिड्स सिंथेसाइज करना. ठीक है, लिपिड्स फॉर्मेशन का काम है इसका. इज दैट क्लियर? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर
राइबोसोम्स अटैच हुए हुए होते हैं। इनका काम होता है टू सिंथेसाइज द प्रोटीन और ट्रांसपोर्टिंग मटीरियल। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ द सेकेंड ऑर्गेनील इज द माइटोकॉन्ड्रिया. The mitochondria, you can say that these are the double membranous bounded organelle. डबल membranous structure है, ठीक है. ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसका काम क्या होता है? टू जनरेट एनर्जी. इसलिए हम इसको बोलते हैं, क्या कहते हैं हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, राइट. सो द माइटोकॉन्ड्रिया आर द राउंड tube-like organelle that are surrounded by the double membranous structure, with the inner membrane being highly folded to form the shelves or the compartments. Right? Partitions आपको नजर आ रहे होंगे ब्लू कलर के पार्टीशंस आपको नजर आ रहे हैं ना, जो बिल्कुल ऐसे लगा छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स अंदर बने हुए हैं. ये कंपार्टमेंट्स किसकी वजह से बनते हैं? क्योंकि जो इनर मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन. ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं क्रिस्टी. इस क्रिस्टी का काम क्या होता है? फोल्ड्स बना देना, शेल्फ्स बना देना, कंपार्टमेंट्स बना देना और पार्टीशंस क्रिएट कर देना, ठीक है. और इसके अंदर क्या मौजूद होता है? इसके अंदर मौजूद होता है फ्लूइड सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स, राइट. कौन सा सब्सटेंस है इसके अंदर? फ्लूइड सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स. आपने अच्छे से ये बात अपने माइंड में रखनी है. न्यूक्लियस के अंदर जो सब्सटेंस लिक्विड मौजूद है दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो सब्सटेंस मौजूद है दैट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स. इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है टू रिलीज द फूड एनर्जी, ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? रिलीज द फूड एनर्जी फ्रॉम द फूड मॉलिक्यूल्स टू बी यूज्ड बाय द सेल. जितनी भी बॉडी के अंदर जो भी एनर्जी आती है उसको कंज्यूम कर सेल के फंक्शनिंग के लिए एनर्जी को रिलीज करता है, राइट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन. हियर द ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट. दीज आर एक्चुअली द साइट फॉर द एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? वी कैन ऑल्सो से द पावर हाउस ऑफ द सेल. Some cells, muscle cells, require more energy than the other cells and so would have many more mitochondria, right? जैसे मसल्स वगैरह जो हमारे होते हैं ये क्या करते हैं? इनको ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत होती है क्योंकि ये ज्यादा जल्दी फैटीग फील करते हैं, फिर इनको ज्यादा एनर्जी की नीड होती है. आप लोगों ने कभी नोटिस किया जब हम तेज वॉकिंग कर रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं तो हमारा सांस फौरन से फूलने लगता है. उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह होती है एक तो हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जो कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन फॉर्म नहीं हो रही होती और हमारी बॉडी को माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, तो हम फौरन से फटीग और थकावट फील कर रहे होते हैं, ठीक है. तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी रिलीज कर देना, एनर्जी को जनरेट कर देना. फिर आ जाते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनील दैट इज द प्लास्टिड. प्लास्टिड्स आर ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल. दीज आर द ग्रीन कलर के होते हैं. दे आर इन द ग्रीन कलर, ठीक है. प्लास्टिड्स आर द डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील. प्लास्टिड्स कहाँ पर मौजूद है? दे आर ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट एंड स्टोर फूड. इनका काम क्या है? स्टोर फूड करना, ठीक है. प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. Here you can see the picture, outer membrane, inner membrane, स्ट्रोमा जो लिक्विड है. अच्छा, आप लोगों ने एक और बात अच्छे से याद रखनी है. न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड था न्यूक्लियोप्लाज्म कहला रहा था. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो लिक्विड था वो क्या कहला रहा था? मैट्रिक्स कहला रहा था. अब प्लास्टिड्स के अंदर जो लिक्विड है दैट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा, ठीक है. क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्ट्रोमा. हियर यू कैन सी द स्टेक्स ऑफ द थाइलाकॉइड्स. थाइलाकॉइड के डिफरेंट स्टेक्स मौजूद है. दीज आर जस्ट लाइक द प्लेट्स. आप जब प्लेट पे प्लेट रखते हैं तो स्टेक्स बन जाते हैं ना, बंडल्स बन जाते हैं. ये थाइलाकॉइड्स इसी तरीके से फॉर्म हुए होते हैं, ठीक है. हियर यू कैन सी द बिल्कुल खाली होते हैं, अंदर से ल्यूमेन क्रिएट हो जाती है इनमें, ठीक है. एंड द सिंगल स्टेक इज कॉल्ड द ग्रेनम
Is that clear to all of you? Function of the plastids, they are the specialized organelles of the plant cell that contain the pigment. और pigment कौन सा होता है? Pigments इनके पास chlorophyll होता है which is green in color, कैरोटीन होता है, राइट. सो ये डिफरेंट कलर्स दे रहे होते हैं, ठीक है. तो इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है सिंथेसाइज रिजर्व सब्सटेंसेस. देयर आर द थ्री काइंड्स ऑफ द प्लास्टिड्स: licoplast which is white in color, chloroplast which is green in color, and the chromoplast which is red, yellow, pink in color. Is that clear to all of you? Right. Now there are the three main types of the plastids. Licoplast which is white in color. इसका काम होता है स्टोर करना फूड मटेरियल को. इसकी एग्जांपल्स हमें क्या मिलती हैं? हमें मिलती हैं पोटैटो, या फिर व्हाइट कलर के जो हमें प्लांट्स के पार्ट्स नजर आते हैं वो सब क्या होते हैं? अरम नजर आती है हमें पोटैटो. और जो हमारे पास स्वीट पोटैटो होते हैं, व्हाइट कलर में जितनी भी चीजें हमें नजर आएंगी जो कि हमें प्लांट से मिलती है वो किसकी वजह से बनी होती है? वो बाय द हेल्प ऑफ द लिकोप्लास्ट. सेकेंड वन इज द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट इज द ग्रीन इन कलर. ग्रीन कलर के होते हैं, इनके पास ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है, ठीक है. फंक्शन क्या करते हैं? इनका फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस. दिस इज इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस. और ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? ये प्लांट के तमाम ग्रीन पार्ट्स में मौजूद होते हैं. क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट क्या चीज होती है? क्रोमोप्लास्ट कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं जो कि प्लांट के अंदर मौजूद होते हैं. दे आर द रेड, येलो, ऑरेंज और अदर देन द ग्रीन. यानी व्हाइट और ग्रीन को छोड़कर जितने भी कलरफुल पार्ट्स आपको प्लांट्स में नजर आएंगे दे आर द क्रोमोप्लास्ट, ठीक है. अच्छा, यहाँ पे कैरोटीन, ज़ैंथोफिल और हमारे पास क्रोमेटीन और डिफरेंट तरह के पिगमेंट्स हमें मिल रहे होते हैं. एग्जांपल्स हैं पेटल्स ऑफ द फ्लावर, ठीक है. हमें डिफरेंट कलर के हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स नजर आते हैं. दैट ऑल बिकॉज ऑफ द क्रोमोप्लास्ट. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट mitochondria is present in both the cells, animals and the plant cell, whereas chloroplast or the plastids only present in the plant cell, right? अच्छा, आप लोगों ने अपने माइंड में अच्छे से एक याद रखना है. यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन, वेयर द सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, ठीक है. क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे पाए जाएंगे? इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है फोटोसिंथेसिस. और कहां पे पाए जाएंगे? जहां पर फोटोसिंथेसिस हो रही होगी, वेयर द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, राइट. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो लिक्विड होता है दैट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स. और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लिक्विड होता है उसको हमने क्या नाम बताया था आपको? यस, उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा कहते हैं. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? राइट. माइटोकॉन्ड्रिया के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? वो है मैट्रिक्स है, क्रिस्टी है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है. और क्लोरोप्लास्ट का ग्रेना है, थाइलाकॉइड है और क्लोरोफिल एज द ग्रीन पिगमेंट मौजूद है. दीज आर द कॉमन डिफरेंसेस, दीज आर बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट, राइट. माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है सेलुलर एनर्जी को जनरेट करना. इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है. क्लोरोप्लास्ट यानी प्लास्टिड्स का काम क्या होता है? प्लास्टिड्स का काम होता है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना, यानी फूड एनर्जी प्रोड्यूस करना, ठीक है जी. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके. नाउ द नेक्स्ट ऑर्गेनेल इज द गोल्जी apparatus, or we can say the dictyosomes. These are the stake, straightened, thin plate-like structures are usually located near the nucleus. They are called the Golgi apparatus. We can also say the Golgi bodies. आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं ये फोल्डेड प्लेट्स लाइक स्टेक्स होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, थिन होते हैं, बारीक होते हैं, ज्यादा थिक नहीं होते, ठीक है. और ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? ये बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ होते हैं. दिस आर द साइट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द लाइसोसोम्स एंड ऑल्सो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन. दो फंक्शंस हैं इनके, आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है. ये अपने साइट्स पर क्रिएट करते हैं लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स अभी हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा लाइसोसोम होगा. तो लाइसोसोम कहाँ से फॉर्म्ड होते हैं? फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम का कौन परफॉर्म करता है? गोल्जी apparatus और द गोल्जी बॉडीज. दे आर फॉर्म द लाइसोसोम्स. एक्चुअली गोल्जी बॉडीज इज द साइट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, राइट. और कॉन्जुगेट प्रोटीन्स भी यही प्रोड्यूस करते हैं. और इनका फंक्शन क्या होता है? सिंथेसाइज करते हैं. क्या सिंथेसाइज करते हैं? मॉडिफाइड सब्सटेंसेस को.
जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म करता है। लाइसोसोम्स दे आर ऑल्सो सिक्रीट द वेसिकल। ठीक है, क्या करते हैं ये लाइसोसोम्स? प्रोड्यूस करते हैं, वेसिकल भी बनाते हैं। गोल्जी बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड लोअर एनिमल्स मोस्टली इन वर्टिब्रेट्स आर नोन एज डिक्टियोसोम्स। इज दैट क्लियर? जो प्लांट्स और लोअर क्लास के एनिमल्स होते हैं और इनवर्टिब्रेट्स में जो गोल्जी बॉडीज, गोल्जी अपैरेटस मौजूद होते हैं, दे आर कॉल्ड द डिक्टियोसोम्स। नाउ द नेक्स्ट ऑर्गेनील इज द लाइसोसोम्स। आपको याद होगा कि गोल्जी अपैरेटस का क्या फंक्शन था? यस, गोल्जी अपैरेटस एक्चुअली द साइट टू सिंथेसाइज द लाइसोसोम्स। नाउ व्हाट इज द लाइसोसोम्स? लाइसोसोम्स बेसिकली इर्रेगुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि गोल्जी बॉडीज की वजह से फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि फॉरेनर प्रोटीन्स को या डिफरेंट तरह के फॉरेनर पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है जी। सो व्हाट इज लाइसोसोम्स? दे आर द लार्ज समवट इर्रेगुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन द साइटोप्लाज्म फॉर्म्ड बाय द गोल्जी बॉडीज, राइट? They contain the hydrolytic enzyme which will destroy the foreign particles. They are also called the suicide sac because after secreting the enzymes, they digest their own proteins. क्या कर लेते हैं? ये अपने ही प्रोटीन को खुद ही डाइजेस्ट कर लेते हैं, यानी ऑटोफेजी का प्रोसेस कर लेते हैं। ठीक है जी। ऑटोफेजी आपको याद है ना? फेगोसाइटोसिस आप लोगों ने पढ़ा था, यानी सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ द फूड मटेरियल को इन द फॉर्म ऑफ द प्रोटीन अपनी बॉडी के अंदर इनगल्फ कर लेते हैं, राइट? लाइसोसोम्स आर स्मॉल सेक लाइक स्ट्रक्चर्स सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन एंड कंटेन स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स which when released can break down worn out organelles or the food, राइट? क्योंकि ये क्या करते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो कि क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं और ब्रेक डाउन करता है क्या चीज? ऑर्गेनील्स को भी और फूड पार्टिकल्स को भी। इज दैट क्लियर? इटालियन साइंटिस्ट कैमिलो गोल्जी ने 1898 में गोल्जी बॉडीज को डिस्कवर्ड किया था, विच इज एक्चुअली द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ द लाइसोसोम्स, राइट? एंड लाइसोसोम से कुछ होती है डिजीजेस एंड दीज डिजीजेस आर कॉल्ड द लाइसोसोमल डिजीजेस. These diseases was first time discovered by the Christian scientist Christian René Didieu in the year 1995, or you can say Didieu discovered the lysosomal diseases in the year 1950s. 1950s में Didieu ने तमाम लाइसोसोमल डिजीजेस को डिस्कवर्ड किया था और एक्सप्लेन किया था ये डिजीजेस एक्चुअली जेनेटिकल इंफॉर्मेशन जो होती हैं, जो जीन्स मौजूद होते हैं उसकी डिस्टरबेंस की वजह से होती हैं, राइट? और जो बॉडी में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं इनकी वर्किंग की डिसबैलेंसिंग की वजह से ये डिजीजेस हो जाती हैं. सो द स्टूडेंट्स, व्हाट आर द लाइसोसोमल डिजीजेस? द डिजीजेस which are characterized by the deficiency of the lysosomal enzymes and corresponding accumulation of the undergraded substrate are called the lysosomal storage diseases, right? It's mean that कि deficiency किसकी हो जाती है? lysosomal enzymes, जो कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है, और accumulation वहां पर ज्यादा हो जाती है उन तमाम टॉक्सिक सब्सटेंसेस की जो कि वहां पर कोई वर्कआउट नहीं कर रहे होते बल्कि सिर्फ और सिर्फ स्टोर हो रहे होते हैं. तो होता क्या है कि सेल की खुद ही वहां पर वो उसके लिए हार्मफुल होता है और डिसएडवांटेज उसको शो करता है, जिसकी वजह से इंटरनल बॉडी के अंदर चेंज आता है और वो चेंज जेनेटिकल चेंजेस भी शो करता है और डिजीजेस फॉर्म करता है और जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स की डिजीजेस हो जाती हैं. नाउ हियर आर दी three different kinds of the diseases. First one is the Tay-Sachs disease, second one is the Gaucher disease, and third one is the rabies disease, right? Now the Tay-Sachs disease is most affected infants have nerve damage starting in the utero before birth,
ठीक है, यानी बिफोर बर्थ ये डिजीज हो जाती है और विद सिम्टम्स अपियरिंग फ्रॉम द एज ऑफ द 3 to 6 month इन मोस्ट केसेस, राइट। अच्छा, इसमें होता क्या है कि डिफरेंस होती है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं हमें कैसे पता चलता है कि बच्चों में ये बीमारी हो गई है, उनको टेस्ट एक हो गया है, तो उसके सिम्टम्स क्या शो होते हैं? डीफनेस, प्रोग्रेसिव ब्लाइंडनेस, ठीक है, ना तो उनको सुनाई देगा और वो ना ही तो वो देख सकेंगे। डिक्रीज मसल स्ट्रेंथ, जो जिस्म के अंदर जो सख्ती होती है मसल्स में वो भी नहीं होती। इंक्रीज स्टेटर रिस्पॉन्सेज, उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते, पैरालाइज हो जाते हैं, मसल्स फंक्शनिंग खत्म हो जाते हैं। सीजर्स यानी जो फिट्स होते हैं, झटके लगते हैं, मस्कुलर स्टिफनेस हो जाती है। डिले मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट, बहुत स्लो ग्रोथ होती है। रेड स्पॉट ऑन दी मैक्यूला, राइट, एंड ओवल शेप एरिया नियर द सेंटर ऑफ द रेटिना इन द आई, आई के अंदर जो मैक्यूला होता है उसके अंदर एक रेड स्पॉट होता है वो नजर आता है। दीज आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ द टे सेक। नाउ द सेकंड डिजीज इज द गॉस्टर डिजीज। गॉस्टर इज द लाइसोसोमल डिजीज, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। इस डिजीज में होता क्या है? अ लैक ऑफ द ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेस यानी GBA कॉजेज दिस कंडीशन। एक GBA जिसको हम ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेस कहते हैं, इसकी कमी की वजह से डिजीज होती है। दिस एंजाइम एक्चुअली ब्रेक डाउन अ फैट कॉल्ड द ग्लूकोसेरिब्रोसाइड, ठीक है, क्या कहलाता है वो? ग्लूकोसेरिब्रोसाइड कहलाता है। इसको ब्रेक डाउन होना होता है, जब इसको ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम ही मौजूद नहीं है तो वो क्या होगा कि वो ब्रेक डाउन ही नहीं होगा। विदाउट GBA द फैट बिल्ड्स अप इन द स्प्लीन, लिवर एंड द बोन मेरो, ठीक है, यानी स्प्लीन, लिवर और बोन मेरो के अंदर ये क्या होता है? ये वहां पे एक्यूमुलेट हो जाता है और वहां पे जमा हो जाता है और फूड स्टोरेज डिजीज के तौर पर क्या करता है? लाइसोसोमल डिजीज के तौर पर बॉडी में सिम्टम शो करते हैं। गॉस्टर डिजीज कम्स इन द 3 टाइप्स, ईच विद द डिफरेंट सिम्टम्स। इन द जनरल सिम्टम्स इंक्लूड्स एनीमिया, ठीक है, यानी जो HB लेवल कम हो जाता है, लो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, RBCs कम हो जाते हैं, इन लार्ज स्प्लीन और द लिवर साइज होता है, इजी ब्लीडिंग और ब्रशिंग होती है, ब्रूजिंग होती है और टाइटनेस हो जाती है, बोन पेन होता है, ठीक है, जॉइंट पेन होता है, आई प्रॉब्लम हो जाती है और सीजर्स हो जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट डिजीज इज द क्रेबीज डिजीज। इस डिजीज में क्या होता है कि एक एंजाइम की कमी की वजह से बॉडी के अंदर ये कंडीशन क्रिएट हो जाती है और वो एंजाइम क्या है? उसका नाम है गैलेक्टोसाइलसेरीमाइडेज, ठीक है, गैलेक्टोसाइलसेरीमाइडेज की कमी की वजह से डिजीज होती है, राइट। सो व्हाट इज क्रेबीज डिजीज? दिस इफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम because of the lacking of the enzymes that is called the galactosalicylceramidase causes this condition. These enzymes help to make and maintain the myelin, right? जो माइलिन होती है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। The protective coating around the nerve cells that help the nerves talk to each other. सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? सिम्टम्स स्टार्ट्स में कुछ मंथ्स में नजर आते हैं, जो कि मसल्स वीकनेस होते हैं, स्टिफ लिम्स हो जाते हैं, यानी हाथ पांव को चलना सख्ती हो जाती है, ट्रबल वॉकिंग होती है, बहुत मुश्किलात पेश आती हैं चलने में, और ब्लाइंडनेस हो जाती है, विजन प्रॉब्लम होती है, हियरिंग लॉस हो जाती है, डीफनेस हो जाती है और मसल्स स्पाम्स हो जाते हैं और सीजर्स होते हैं, झटके लगते हैं, फिट्स पड़ते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है। दीज सिम्टम्स ऑफ द क्रेबीज डिजीज। दीज 3 are the lysosomal disease, and lysosomal disease was first time discovered by the Christian scientist René Didieu in the year 1950s, right? And जो लाइसोसोम्स होते हैं बेसिकली वो कौन सी साइट ऑफ सिंथेसिस से फॉर्म्ड होते हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय द गोल्जी अपैरेटस, एंड गोल्जी अपैरेटस वाज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय द Camillo Golgi in the year 1898. Is that clear to all of you? आज हमने कौन कौन से टॉपिक स्टडी किए हैं? आज हमने सबसे पहले
न्यूक्लियस को स्टडी किया। न्यूक्लियस के बाद हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टेट्स, देन उसके बाद उसके डिफरेंसेस, किस किस के डिफरेंसेस, माइटोकॉन्ड्रिया के डिफरेंसेस एंड द क्लोरोप्लास्ट के डिफरेंसेस। देन हमने डिस्कस किए गोल्जी बॉडीज को डिस्कस किया, लाइसोसोम को डिस्कस किया एंड लाइसोसोमल फूड स्टोरेज डिजीज को डिस्कस किया। नाउ गर्ल्स, इज देयर एनी क्वेश्चन, इज देयर एनी प्रॉब्लम विच यू आर नॉट क्लियर? कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो, कोई भी ऐसी बात जो कि आपको अंडरस्टैंड नहीं कर सके हो, सो यू मस्ट हैव टू आस्क फॉर मी, राइट? इंशाल्लाह आई विल डेफिनेटली गिव द आंसर ऑफ योर प्रॉब्लम्स एंड with hope so कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया हो. So is there any query? So you must have to ask for me. I will definitely give you the answer. Right, students? Thank you so much for listening me. This is Miss Sabeen Zahoor, plants pathologist. Thank you so much. Have a wonderful day. Good luck. Allah Hafiz.